2009। हाँ 2009 का पेपर है ना। और इसमें हम उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। बाकी क्वेश्चनों को हम छोड़ देंगे, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा कम हो जाएंगे इसमें क्वेश्चन। देखो बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है कि K4 FECN की होल 6 का IUPAC पद्धति में नाम लिखिए। इसका नाम लिखना आप लोगों ने, क्या नाम हो सकता है इसका, जल्दी से नोट करके बता दो मुझे। K4 FE, पोटेशियम हाँ हाँ, क्या होगा बेटा, पोटेशियम, हेक्सासाइनो हाँ पोटेशियम, पोटेशियम होता है, उसे पोटेशियम होता है बेटा, है ना, पोटेशियम होता है, पोटेशियम, हेक्सासाइनो फेरेट हाँ हेक्सा और हेक्सासाइनो, हेक्सा होगा फिर साइनो होगा, फिर क्या होना फेरेट चाहिए, सेकंड फेरेट सेकंड फेरेट सेकंड। और कोई बच्चे बताओ बेटा, याद तो नहीं कर रखा आप लोगों ने। निकाला सर हमने। हाँ कई बार आ जाता है ना। तो कैसे कैसे इसका नाम लिखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, इसमें इसका नाम लिखा जाता है। इसमें चाहे कितनी संख्या भी होगी, उसका नाम वही होगा जो लिखा है वहां पर, है ना। जैसे माना सपोज यहाँ पोटेशियम है, लेकिन 4 बार आ रखा बेटा, इसमें कितनी बार है, 4 बार। कितनी बार है, 4 बार। तो होना तो इससे टेट्रा से ही था, लेकिन यहाँ हम टेट्रा डाई कुछ नहीं लिखते हैं, है ना। जो यहाँ पर थोड़ी सी क्वेश्चन में गड़बड़ी ये है कि इसको यहाँ पर इस कोष्टक के अंदर होना चाहिए था ऐसे, है ना। यानी कि जैसे K4 है, K4 के बाद एक बड़ा ब्रैकेट होना चाहिए था, Fe और Cn का होल 6, और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद होना था। इस टाइप से इस क्वेश्चन को होना था, है ना। तो देखो बेटा सबसे पहले हम इसका नाम लिखते हैं, ये वाला। तो ये पोटेशियम हो गया, ये पोटेशियम हो गया। फिर उसके बाद हेक्सा, ये लिगेंड्स का नाम लिखते हैं। जो इसके बाद ये सेंट्रल मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल आयन को छोड़ करके लिगेंड्स का नाम लिखते हैं। तो लिगेंड्स का नाम है हेक्सासाइनो। क्या है, हेक्सासाइनो। तो हेक्सासाइनो आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, हेक्सासाइनो। और उसके बाद क्या आएगा, फेरस था, इसका नाम ये फेरस था, लेकिन हमने क्या किया, इसको फेरेट लिखा, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर कैटायन है, इसलिए फेरेट लिखा जाता है। और ये जो हम ऑक्सीडेशन नंबर है वो आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका +1 होता है ऑक्सीडेशन पोटेशियम का, और 4 है तो 4 का गुणा कर देंगे। Fe को हम x मान लेंगे, और ये देखो -1 इंटू 6 कर देंगे, ये प्लस का चिन्ह लगा देंगे, टोटल क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ आ जाएगा +4 प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये माइनस के 6 है, ये प्लस के 4 है, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +2 हमारे पास आ जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +2। तो देखो बेटा हमने इसका नाम भी लिख लिया, ठीक है ना। ये IUPAC नेम था। एक तो IUPAC नेम का इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्या पूछा जा सकता है, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा सकता है, इसका ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। तो ऑक्सीकरण संख्या भी हम निकाल सकते हैं, इसमें 2 + 2 ऑक्सीकरण संख्या है, ठीक है ना। तीसरा किस टाइप का हो सकता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, उप सहसंयोजन संख्या कितनी, कोई बताएगा बेटा। सर 6। और बच्चे बताओ बेटा, है है, हाँ 6 है। और सर कौन बताए, 6 हाँ 6 है। कैसे पता लगाया बेटा वंदना कि 6 है, कैसे मालूम हुआ तुम्हें कि 6 है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोई बच्चे बताओ बेटा। सर लिगेंड्सों की संख्या को इस रूप से। जी देखो बेटा, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं ना, इसके आधार पर हमने कहा ये 6 है ना। ये 6 है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसके आधार पर, ठीक है। तो इस प्रकार से 2-3 टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, IUPAC नेम, ऑक्सीकरण संख्या, और साथ साथ में उप सहसंयोजन संख्या, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने 6 देखा, लिगेंड्स जितने लिगेंड्स होंगे उतने उसकी संख्या आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, फिनॉल, फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता होगा, किसी को मालूम है बेटा फिनॉल का फॉर्मूला। बेंजीन रिंग के ऊपर OH। बिल्कुल, बेंजीन रिंग के ऊपर यदि हम क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे। तो ये कह रहा है ये वाला जो फिनॉल है ना,
ये क्या करता है, ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, अम्ल दिखाता है, ये एसिडिक नेचर दिखाता है। कैसा नेचर है इसका? एसिडिक। ये अम्लीय गुण है, एसिडिक नेचर। कभी-कभी इसकी कंपेयर में क्या-क्या तुलना में क्या किया जाता है कि फिनॉल अम्लीय है, जबकि एथेनॉल नहीं। एथेनॉल होता है CH3 CH2OH, जबकि इसके पास ये सोचते हैं ना कि इसके पास भी OH है, इसके पास भी OH है, तो ये एसिडिक है, ये एसिडिक नहीं है उतना। ऐसा क्यों हुआ होगा? है ना? तो ये दोनों का आंसर एक जैसे हो सकता है। इसका आंसर तो है ही ये। देखो फिनॉल का अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित करता है? ठीक है ना? और ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि फिनॉल एथेनॉल से अधिक अम्लीय है, एसिडिक नेचर है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है ना? तो उन दोनों का आंसर एक ही टाइप का होगा। बस कैसे? देखो बेटा, यहाँ पर यदि देखेंगे तो फिनॉल में क्या होता है, इसको मैंने ऐसे लिखा, फिनॉल में क्या होता है? फिनॉल में OH समूह ध्रुवीय प्रकृति का होता है। यदि हम फिनॉल को देखेंगे तो फिनॉल में ये जैसे फिनॉल है ना, फिनॉल होता है बेटा, यहाँ पर ये ध्रुव प्रकृति का होता है, ध्रुव बनाता है। जैसे ये है, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ है और इससे हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो ये क्या कर देता है, थोड़ा-सा पॉजिटिव चार्ज ले लेता है और थोड़ा नेगेटिव चार्ज ले लेता है ना? इस प्रकार के 2 ध्रुव बना लेता है। तो ये इस प्रकृति का है। तो पहली लाइन हमारे पास क्या हो जाएगी, फिनॉल में OH समूह क्या है? ध्रुवीय प्रकृति का होता है। ठीक है ना? होता है। बनने वाला फेनॉक्साइड आयन अनुनाद की देखो दूसरा लाइन, एक पहले लाइन क्या होगा, फिनॉल में OH समूह क्या होता है, ध्रुवीय प्रकृति का। तो पहला पॉइंट तो हमारे हो गया, ये ध्रुवीय प्रकृति का हो गया। पहला पॉइंट याद रहेगा। दूसरा क्या है कि जो बनने वाला फिनॉक्साइड आयन होगा, फिनॉक्साइड आयन मीन्स ये जो बेंजीन रिंग होगा और इस पर OH ग्रुप लगा हुआ है, इस OH में से क्या हुआ, हाइड्रोजन तो निकल गया और ये क्या बना देगा, ये इस प्रकार फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। ये फिनॉक्साइड आयन है, H+ आयन निकल चुका है, तभी तो एसिडिक हुआ। ये H+ आयन त्याग देगा तो ये फिनॉक्साइड आयन बन गया। क्या बना? बनने वाला फिनॉक्साइड आयन अनुनाद के कारण स्थायी हो जाता है। ये जो फिनॉक्साइड आयन बना, ये क्या करेगा? ये स्थायी हो जाता है। इसमें क्या होता है, ये मूवमेंट करता रहता है। मैंने बताया था आपको। मूवमेंट कैसे करता रहता है? जैसे देखो, फिनॉक्साइड आयन को हम ऐसे ऐसे बना देंगे। ये स्थायी हो जाता है। इसे जरूरत ही नहीं पड़ती कि उसे हाइड्रोजन चाहिए। कैसे? देखो, यहाँ पर ऐसे डबल बॉन्ड, अल्टरनेट कंडीशन है बेटा। अल्टरनेट जानते हो? एकांतर क्रम में। तो यहाँ पर माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज का मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि एक तो अपना था और एक इस माइनस के कारण आया। वैसे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, तो 6 ऐसे। ठीक है ना? और इन इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या हुआ, ये फिनॉक्साइड आयन बना दिया इसने। क्या बना दिया इसने? फिनॉक्साइड आयन बना दिया। फिनॉक्साइड आयन में क्या होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको यहाँ से इसमें चला जाएगा। तो जैसे ही इसके पास चला जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये कौन से बॉन्ड आएंगे? डबल बॉन्ड। तो हम इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। देखो यहाँ इस टाइप से हो जाएगा। और फिनॉक्साइड आयन कैसे बनेगा? देखो फिनॉल ये बन गया और यहाँ से क्या आएगा, ये देखो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। अब ऑक्सीजन से वो इलेक्ट्रॉन हट गया और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, जो यहाँ वाले हैं वो यहाँ चला जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा। अब देखो डबल बॉन्ड यहाँ से हट गया, डबल बॉन्ड एक यहाँ आ गया, फिर एक डबल बॉन्ड यहाँ है ना? फिर क्या होगा, ये जहाँ पर ये क्या जा रहा है, जहाँ पर ये माइनस चार्ज आ रहा है, वहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है बेटा। इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहा है, यहाँ पर जाएगा, इस वाली पोजीशन पर। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, देखो आगे चले जाएंगे। क्लियर? अब जब ये ऐसा जाएगा तो उससे क्या होगा, जब ये इस प्रकार से जाएगा तो क्या होना चाहिए इसको, इस टाइप से जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उन जगहों पर मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। कैसे? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे हुआ, आगे देखो, यहाँ पर ऊपर की तरफ देखो, ये समझने की चीजें, कभी पूछ सकता हूँ आपको कि रेजोनेंस संरचना बनाई, तो रेजोनेंस संरचना बना सकते हैं आप। रेजोनेंस मींस अनुनाद संरचना है। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए बीच में। यहाँ के जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ चले गए, ये लोन यहाँ ऐसा करके आ जाएगा। यहाँ पहले से था ही। फिर क्या होगा, फिर आगे चलते हैं, देखो ये आगे चलेंगे तो फिर क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, इस वाले बॉन्ड यहाँ पर बना देंगे बॉन्ड, और जो यहाँ पर वाले इलेक्ट्रॉन है ये ऊपर चले जाएंगे इस वाले पोजीशन पर, जहाँ पर बैंड है ना? तो ये फिर कैसे हो जाएगा, ये इस टाइप से आ जाएगा। देखो फिनॉक्साइड आयन इस टाइप से आ जाएगा, यहाँ
हमारे पास डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा हुआ है, इधर डबल बॉन्ड ए से बना हुआ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, ये दोनों माइनस इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए इस टाइप से। फिर क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इस वाले पोजीशन पर चले जाएंगे, है ना, और ये वापस चले जाएंगे यहाँ इलेक्ट्रॉन। तो देखो बेटा फिर लास्ट में क्या हुआ, फिर फिनॉक्साइड आयन बन गया। अब इस फिनॉक्साइड आयन को क्या हो रहा है, ये सॉरी माइनस ये नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे चले जाएंगे और हम ऐसे दिखा सकते हैं इसको, ठीक है ना, माइनस चार्ज यहाँ चला जाए और डबल बॉन्ड ऐसे आ जाए। अब इसमें पहले वाले और इसमें क्या अंतर आ रहा है, देखो अंतर आ रहा है बेटा, देखो यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो इसे जरूरत ही नहीं पड़ी किसकी, इस H प्लस आयन की, तो ये अपने आप में क्या है, स्थायी, ठीक है ना। पहली लाइन क्या होगी, ये फिनॉल जो है अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित करता है, तो पहली लाइन आएगी फिनॉल में OH समूह ध्रुवीय प्रकृति का होता है। पहली लाइन क्या होगी, OH समूह कैसे होगा, ध्रुवीय प्रवृत्ति का होगा, ठीक है ना, एक लाइन। दूसरी लाइन क्या है, बनने वाला जो फिनॉक्साइड आयन है, बनने वाला फिनॉक्साइड आयन क्या होगा, अनुनाद के कारण क्या होता है, स्थायी होता है। बनने वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा फिनॉक्साइड आयन के कारण क्या होता है, फिनॉक्साइड आयन अनुनाद के कारण, फिनॉक्साइड आयन अनुनाद के कारण स्थायी होता है। दूसरी लाइन हो जाएगी, ये स्थायी हो गया अनुनाद के कारण, देखो ये अनुनाद इसके कारण ही स्थायी हो जाता है ना। और जब स्थायी हो जाएगा तो क्या करता है, और आसानी से एक प्रोटॉन मुक्त करता है, एक प्रोटॉन को क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। और जैसे ही प्रोटॉन मुक्त करेगा, देखो प्रोटॉन उसने मुक्त कर दिया, यही फिनॉल का अम्लीय प्रकृति का कारण है। इस प्रोटॉन को जैसे वो मुक्त करेगा तो उसके कारण क्या होता है, अम्लीय होता है। जो भी अम्ल बनते हैं ना बेटा, उसमें H प्लस आयन होते हैं, क्या होते हैं, H प्लस आयन। तो हमें तीन लाइन याद रखनी है, तीन लाइन याद रखनी है किसके लिए, फिनॉल के अम्लीय गुण को प्रदर्शित करने के लिए। पहले हम लिखेंगे फिनॉल में जो OH समूह है वो ध्रुवीय प्रकृति का होता है, पहली लाइन, जो OH समूह है वो कैसा है, ध्रुवीय प्रकृति का है। दूसरा, बनने वाला जो फिनॉक्साइड आयन है, आयन अनुनाद के कारण स्थायी हो जाता है, और जो बनने वाला फिनॉक्साइड आयन होगा, ये जो फिनॉक्साइड आयन होगा, जो बनने वाला फिनॉक्साइड आयन होगा, ये क्या होता है, ये अनुनाद के कारण, अनुनाद होता है बेटा रेजोनेंस, अंग्रेजी में बोलते हैं उसको रेजोनेंस, ये रेजोनेंस, इस रेजोनेंस के कारण क्या होता है, स्थायी होता है, इसके कारण क्या होता है, स्थायी होता है रेजोनेंस के कारण, है ना। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, बनने वाला जो फिनॉक्साइड आयन होगा अनुनाद के कारण स्थायी हो जाता है, रेजोनेंस के कारण क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है, ठीक है ना। और तीसरी लाइन क्या होगी, और आसानी से एक प्रोटॉन मुक्त करता है, और आसानी से क्या करेगा, एक प्रोटॉन को मुक्त मुक्त कर देगा। जब मुक्त हो जाएगा बेटा ये, तो फिनॉल क्या हो जाता है, अम्लीय प्रकृति का, ये तो हम आसानी से लिख सकते हैं, ये तो यही लिखा हुआ है ना, उसके कारण क्या हो जाता है, अम्लीय प्रकृति। जैसे कोई भी तत्व यदि H प्लस आयन देता बेटा, तो समझ लेना वो एसिडिक होगा, अम्लीय होगा, इस H प्लस आयन के कारण अम्ल बनते हैं, ठीक है। तो हम समझ में आ गया होगा कि फिनॉल क्यों अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। और मान लीजिए इसी प्रश्न को उसने आगे बढ़ा दिया, कैसे, कि फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है जबकि एथेनॉल नहीं, CH3CH2OH, है ना, ये नहीं बनाता। मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया दूसरा, इस टाइप से बना दे कि फिनॉल नहीं बनाता है, ठीक है ना। तो फिनॉल के साथ इसके लिए तो यही लिखोगे, यहां तक तो लिखोगे, तो यहां लिखोगे कि एथेनॉल क्या है, एथेनॉल में क्या नहीं बनेगा, एथेनॉल का जो फिनॉक्स सॉरी एथॉक्स एथॉक्साइड एथॉक्साइड बनेगा, यहाँ पर क्या होगा बेटा, एथॉक्साइड, क्या बनेगा, एथॉक्साइड, एथॉक्साइड स्थायी, या एथॉक्साइड का, या एथॉक्साइड की अनुनाद संरचना स्थायी नहीं होती, अनुनाद संरचना स्थायी नहीं होती, बस, ठीक है ना, यह अनुनाद संरचना नहीं दिखाता है, अनुनाद संरचना प्रदर्शित नहीं करता है, इसको ऐसे ऐसे लिखना है, प्रदर्शित नहीं करता है, ये प्रदर्शित नहीं करता है अनुनाद संरचना, जिसके कारण जब अनुनाद संरचना नहीं दिखाएगा तो स्थायी नहीं हो पाएगा, स्थायी नहीं होगा, H प्लस आयन को दे नहीं पाएगा, तो इसलिए क्या नहीं होगा, अम्लीय नहीं होगा। बस इतना ही, इसी के आगे जोड़ना बस, ठीक है बेटा। ये दूसरा क्वेश्चन था 2009 के पेपर का, और इनको ऐसे ही याद करना, मैं आप लोगों को इसका PDF भी भेज दूंगा, ठीक है ना। और अब जो नेक्स्ट टेस्ट, अगले टेस्ट होने वाले हैं, ये सब इन्हीं पर बेस्ड होंगे, ठीक है ना।
कैनिजारो अभिक्रिया किसे लिखिए बेटा, कैनिजारो अभिक्रिया किसे कहते हैं? कौन बताएगा कैनिजारो अभिक्रिया? ये तो याद किया था आप लोगों ने। जिनमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है। बिल्कुल। और इसमें क्या होता है बेटा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है उनको कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। और भी होता था इसमें कुछ, इनमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है, ये तो क्लियर हो गया। रिएक्शन, रिएक्शन याद है किसी को? किसी को रिएक्शन याद है बेटा कैनिजारो की? कैनिजारो की रिएक्शन याद है या नहीं है? किसी को याद नहीं है ना? देखो बेटा कैनिजारो रिएक्शन बहुत सिंपल है। देखो दो तीन चीजें हैं, तो हमने उसी कॉपी को सीधे लिखा। देखो कैनिजारो अभिक्रिया क्या है, वे एल्डिहाइड होते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित। पहली लाइन ये याद रखनी, बस इसको स्टेप में याद करना है। बहुत लंबी थ्योरी याद करोगे तो आप भूल जाओगे, है ना? तो पहली लाइन एक एक लाइन कर पॉइंट में याद कर सकते हैं। पहले क्या होगा, वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है। देखो जिनमें क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होगा, तो ये पहली लाइन हो। दूसरी लाइन क्या है, सांद्र क्षार के साथ क्रिया करते हैं। दूसरी लाइन ही होगी, सांद्र क्षार के साथ क्रिया करते हैं। तीसरी लाइन में क्या होगा, जिनमें जिसमें क्या होगा, एक एल्डिहाइड अणु अपचयित होकर के अल्कोहल बनाता है और दूसरा ऑक्सीकृत होकर के सोडियम फॉर्मेट बनाता है। ठीक है ना, सोडियम फॉर्मेट बनाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दो लाइनें आ जाएगी। तीन चार लाइनों में हम याद कर सकते हैं, है ना? फिर देखो यहाँ पर क्या होगा, पहला यदि हम रिएक्शन को देखेंगे तो हम लेंगे HCHO। देखो ये फॉर्मल्डिहाइड है, HCHO के दो मॉलिक्यूल ले लेंगे, है ना? और यहाँ क्या लेंगे, 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये 50% हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। और ये क्या बना देगा, HCONA। क्या नाम है बेटा इसका? सोडियम फॉर्मेट। बिल्कुल, इसका नाम सोडियम फॉर्मेट। और ये क्या है, CH3OH का नाम क्या है? मेथेनॉल। मेथेनॉल। और ये जो पहले वाला फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड भी है, और IUPAC नेम है बेटा इसका मेथेनल। ठीक है ना, कौन सा है, मेथेनल। मेथेनल है दोनों, है ना? देखो अब दूसरा भी एग्जांपल हो सकता है हमारे पास, बेंजीन रिंग के ऊपर CHO लगा दो, ये कौन सा है, इसका नाम क्या है? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, है ना? और बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल ले लेंगे और CH3CHO, और इस पर देखो 50% NaOH, 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना? और ये क्या बना देगा, देखो बेंजीन रिंग होगा, और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आएगा, क्या आएगा, COO Na आएगा, और साथ साथ में एक तरफ आएगा बेंजीन रिंग, और एक बन जाएगा इसमें CH2OH। इनके नाम क्या है बेटा? सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट। और इसका बेंजील अल्कोहल। बेंजील अल्कोहल। बिल्कुल राइट, है ना? और ये जो शुरू में थे दोनों, इनका नाम क्या था? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, good। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इनके नाम भी लिख सकते हैं और आसानी से इस रिएक्शन को याद भी करना है ना? नेक्स्ट ये देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट। देखो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का भी है और इंपॉर्टेंट भी है। देखो निम्नलिखित को उनके बढ़ते हुए क्षारीय प्रबलता, देखो उनके बढ़ते हुए क्षारीय प्रबलता के क्रम में लिखी, कि जो क्षारीय गुण है, क्षारीय गुण यानी कि बेसिक नेचर है ना, वो कौन सा है? ठीक है ना, बेसिक नेचर क्या है इनका? तो यहाँ पर देखो बेटा, कि इनमें हम बेसिक नेचर निकालते हैं। यहाँ पर सब पे नाइट्रोजन है। देखो ये NH2 है, ये NH3 है, ये NH2 है, ये NH है, ये NH2 है। तो जो अमोनिया होता है, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन है ना बेटा, ये बेसिक नेचर किसके कारण होता है, यानी कि जो क्षारीय गुण दिखाता है, किसके कारण दिखाता है क्षारीय गुण, कुछ मालूम है? OH के कारण। OH नहीं बेटा, और OH तो इसके पास है ही नहीं। देखो कहीं OH नहीं है, इनमें OH लग रहा है तुम्हें कहीं? इनमें OH है ही नहीं। जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन वाले जितने भी हमारे पास
क्या है, नाइट्रोजन अपने आप में नहीं, नाइट्रोजन के जितने यौगिक हैं वो बेसिक नेचर होते हैं, यानी कि क्षारीय गुण दिखाते हैं। किसके कारण दिखाते होंगे? वो दिखाते हैं बेटा, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक एकाकी युग्म होता है। और लुईस क्षार, जब हम कभी पढ़े होंगे कि लुईस क्षार किसे कहते हैं, तो लुईस क्षार क्या होता है, जो आसानी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देता है, वो क्या कहलाता है, लुईस क्षार कहलाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इसके कारण होते हैं, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसमें एकांकी युग्म बोलते हैं हम इसको, एकांकी युग्म है ना। तो एकांकी युग्म जो होगा, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उसके कारण ये क्या दिखाता है, बेसिक नेचर दिखाता है। कैसा नेचर दिखाता है, बेसिक नेचर। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर हो जाएगा, क्षारीय गुण हो जाएगा। अब वो कहता है, देखो यहाँ पर क्षारीय गुण कैसे, देखो एक तो दिया हुआ हमारे पास CH3 CH2 NH2। अब वो कह रहा है ये ज्यादा अम्लीय है, क्षारीय है, या ये वाला क्षारीय ज्यादा है, या C6H5NH2 ये क्षारीय है, या C2H5 की होल ट्वाइस NH ये ज्यादा क्षारीय है। अलग अलग दे रखे हैं देखो। और एक लास्ट वाला दे रखा है C6H5CH2 और NH2। इनमें सबसे ज्यादा है, देखो वो कह रहा है कि देखो निम्नलिखित के बढ़ते हुए क्रम में पहले कम वाला लिखना है, जो सबसे कम क्षारीय है, फिर बढ़ते हुए क्रम में लिखना है और सबसे ज्यादा वाला लिखना है। 1 नंबर का आया था ये, है ना। तो मैं बता दूंगा आप लोगों को किस प्रकार से इसको निकाला जा सकता है। बहुत सिंपल है बेटा। इसके वजह से नियम तो यहाँ पर निकाला जाता है, वियोजन स्थिरांक का लघुगणक के आधार पर। ठीक है ना, चलो इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, देखो ये देखो, ये कह रहा है कि पीकेबी है ना, का मान जितना कम होगा। अब इसका मतलब ये मान याद रखने पड़ेंगे हमें, लेकिन कोई बात नहीं, इनको याद नहीं होंगे तब भी आ जाएगा, है ना। देखो पीकेबी का मान जितना कम होगा, बेस या अमीन की प्रबलता उतनी अधिक होगी। जो पीकेबी है ना, पीकेबी का मान जब कम होगा तो क्या होगा, जो अमीन होगा वो ज्यादा प्रबल हो जाएगा, इसका मान कम होना चाहिए। और पीकेबी क्या हुआ, वियोजन स्थिरांक का ऋणात्मक लघुगणक। जो वियोजन स्थिरांक है उसका ऋणात्मक लघुगणक है। अब हम ये जानते हैं क्या है, देखो इसका क्रम कैसे होता है बेटा, देखो सबसे जो कम होगा, देखो ये सबसे कम जो होता है बेसिक नेचर इसका होता है C6H5NH2। उसके बाद C6H5NH2 इज लेस देन NH3, इससे भी कम। और NH3 से कम किसका होगा, इसका। इससे कम किसका होगा, इसका। इससे कम सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका, सबसे ज्यादा वाली है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या कंडीशन हो रही है, देखो बेटा इसमें ये बेंजीन रिंग लगा हुआ है। अब हम इनसे पहचानेंगे, अब हम इसके मान को छोड़ दो, है ना। ये लाइन आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन हम जनरली क्या कर सकते हैं, एक तरीका ढूंढ सकते हैं कैसे होगा। देखो यहाँ पर है C6H5। C6H5 जो होता है बेटा, वो अनुनाद के कारण स्थायी होता है। वो क्या होता है, स्थायी होता है। यानी कि ये क्या करेगा, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये क्या करेगा, जल्दी से इसको इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन को इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, तो उसे जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या करेगा, जब देगा नहीं ये NH2 ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा नहीं आगे, ठीक है ना, तो इसके कारण ये थोड़ा स्थायी हो जाता है। फिर देखो यहाँ NH3 के पास कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है ना। फिर यहाँ देखो ये CS2 आ गया। तो CS2 क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला। तो देखो इसके पास CS2 नहीं था, तो इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया। इसके पास CS2 आ गया, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन यहाँ पर देखो ये C2H5 है, इससे बड़ा, ये तो देने वाला, ये तो लेने वाला ग्रुप है बेंजीन, और ये देने वाला है। तो ये इसने देखो यहाँ 2 मॉलिक्यूल है, C2H5 एक मॉलिक्यूल, यानी कि कैसे होगा, CH3 CH2। ये इसके पास 2 चीजें देने के लिए, तो थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा। इसके पास देखो और ज्यादा हो गया। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि यदि एल्किल ग्रुप जुड़ रहा है, यदि कौन जुड़ रहा है, एल्किल ग्रुप, जैसे CH2 CH3 ये जुड़ रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, उनकी प्रबलता, वो क्षारीय गुण ज्यादा दिखा रहे हैं। लेकिन यदि C6H5 की संख्या ज्यादा जुड़ रही है, तो उससे क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। ये याद रखना आपको, है ना। तो अब देखो बड़ी एक क्रम तो आप लोग याद रखेंगे, लेकिन इसका वो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, है ना।
इसकी टेबल ये है बेटा, देखो अमोनिया। यहाँ पर यदि देखो हमारे पास अमोनिया है तो अमोनिया का यदि पीकेबी का मान देखेंगे तो ये देखो पीकेबी का मान कितना है 4.74 है ना। दूसरा क्या है देखो C6 और H5NH2 C6H5NH2 C6H5NH2 ये 6H5NH2 ये है एनिलीन। एनिलीन का देखो बेटा तो ये है 9.38 क्लियर। उसके बाद देखो C6H5CH2 NH2 C6H5NH2 C6H5CH2 पहले CH2 है फिर NH2 देखो ये CH2 देखो ये इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, इसकी वैल्यू है 4.70 ठीक है ना। उसके बाद देखो फिर कौन है C2H5NH2 है तो C2H5NH2 ये इसका कितना है 3.29 इसकी वैल्यू यदि हम देखेंगे तो C2H5 की होल ट्वाइस C2H5 की होल ट्वाइस NH इसकी है 3। देखो बेटा हमने पहली लाइन पढ़ी थी, पहली लाइन क्या है पीकेबी का मान जितना कम होगा बेस उतना ही प्रबल होगा। देखो इसका मान सबसे कम है 3 है तो ये सबसे ज्यादा प्रबल, इसका मान सबसे अधिक है इस पीकेबी का मान, इसलिए क्या होगा कम क्षारीय होगा, कम क्षारीय होगा है ना। और ये देखो उसी क्रम में सबसे ज्यादा इसका था तो सबसे कम फिर NH3 का था फिर इसका था फिर इसका था और सबसे कम इसका था ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं इनकी वैसिसिटी निकाल सकते हैं। वैसे मैंने जनरल आप लोगों को बता दिया, यदि ये पॉइंट्स याद नहीं है तो आप लोग आसानी से कर सकते हो। देखो हमने NH3 का सबसे कम 3 कितना है ये हमारे पास है 4.74 है। यदि हम देखो यहाँ पर CH3NH2 लिखते हैं तो CH3NH2 का क्या होगा कम होगा, क्यों ये इसे इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, ये इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करता है, ये कहता है चल ले जाए क्योंकि जो एल्किल ग्रुप होते हैं बेटा वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करते हैं। तो ये समझ लेना इसके पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये कहेगा ले जा भाई। मान लीजिए 2 हो जाते हैं, माना हमारे पास ये हो जाता है CH3 की होल ट्वाइस और NH हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू देखो इसकी वैल्यू कितनी है 3.38 है और इसकी और कम हो जाएगी, इसके पास 2 है 3.27 हो जाएगा। ये देखो 2 हुए ना इलेक्ट्रॉन देने वाले तो इसलिए क्या होगा और कम हो जाएगा। अब यदि माना 3 हो जाए, मान लीजिए हमने कहा CH3 के होल थ्राइस NH ठीक है ना, N केवल N इसकी वैल्यू और कम देखो यहाँ पर 4.22 हो जाएगा है ना। तो इस प्रकार से देखो बेटा जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग रहा है उसके कारण क्या हो रहा है उनकी प्रबलता बढ़ रही है ना। सिर्फ यहाँ पर थोड़ा अपवाद के फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है तो थोड़ा बहुत याद तो करना पड़ेगा बेटा है ना। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है ठीक है। तो ये क्षारीय गुण दिखाने के लिए ये था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये क्वेश्चन है बेटा विटामिन ए का स्रोत तथा उसकी कमी से जनित रोग। देखो इस क्वेश्चन को समझना है कैसे सॉल्व करना है, पहले हमें बताना स्रोत कहां से मिलता होगा। 2 पार्ट में है क्वेश्चन, आपको तरीका भी सीखना है। ऐसे नहीं कि हमने विटामिन ए देखा और लिख लिया विटामिन ए जो है फलाने की कमी से हो जाता है, इससे जो है रतौंधी हो जाता है, बस हमने लिख लिया। हमने क्या लिखा विटामिन ए की कमी से होने वाला जनित रोग है ना। तो हमने देखा विटामिन ए स्रोत लिखे नहीं तो आधा नंबर इसमें 2 पार्ट में बेटे क्वेश्चन 1/2 प्लस 1/2 यानी कि आधा नंबर में बताना है कि कहां से प्राप्त होता है और आधा नंबर इसका मिलेगा कि किस इसकी कमी से कौन सा रोग होगा ठीक है ना। तो मालूम है विटामिन ए का स्रोत क्या है, विटामिन ए कहां से मिलेगा, कहां से मिलता बेटा विटामिन ए। माना तुम्हारे आंखें कमजोर होने लगेंगी तुम क्या करोगे, क्या खाओगे विटामिन ए के लिए। अच्छा इसकी कमी से क्या रोग होगा, रतौंधी। रतौंधी होता है ना। तो क्या खाओगे, कुछ नहीं खाना सर बेटा। अंडा दूध गाजर अंडा दूध गाजर और पौधे से प्राप्त होता है बीटा कैरोटीन। पालक हो गया सर, पालक में विटामिन ए भी पाया जाता है। अच्छा और बस
और सब्जियां सर, हरी सब्जियां। हरी सब्जियों में विटामिन ए। और बच्चे बताओ बेटा, विटामिन ए जो है मूंगफली में पाया जाता है सबसे ज्यादा, जो तेलीय पदार्थ होते हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं। देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास जो स्रोत है, देखो जो सबसे बढ़िया स्रोत माना जाता है दूध माना जाता है, क्योंकि दूध में क्या होता है, मक्खन घी होता है, उससे विटामिन ए मिलेगा। देखो देखो दूध, मक्खन, अंडा, मछली, और देखो एक कॉड लिवर ऑयल, ये दवाई के रूप में यूज किया जाता है इसका, कॉड लिवर ऑयल, है ना। ये इससे निकलता है बेटा, कॉड लीवर, एक कॉड मछली होती है, उसके लीवर का जो तेल निकाला जाता है, उससे ये विटामिन ए सबसे ज्यादा प्राप्त होता है ना। ये दवाई के रूप में है ना। तो आप दूध लिख सकते हो, मक्खन लिख सकते हो, अंडा लिख सकते हो, मछली लिख सकते हो, है ना, कॉड लिवर ऑयल लिख सकते हो। सब्जियां हो गई, सब्जियों में जैसे बंद गोभी, गाजर, टमाटर, इन सब में क्या होता है, विटामिन ए होता है। ये स्रोत है इसके, है ना। और भी होते हैं, मूंगफली होता है ना, बहुत सारे स्रोत होते हैं। दूसरे, इसकी कमी से होने वाले रोग, तो हमें देखो दो पार्ट में मैंने इसी टाइप से क्वेश्चन का आंसर लिखना है आपको। स्रोत हमने लिख लिए, कमी से जनित रोग, इसकी कमी से होने वाला कौन सा रोग होगा। देखो इसको बोलते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस या रात्रि अंधता। जैसे शाम होती है वैसे आंखों में अंधेरा छाने लग जाता है। और दूसरा होता है त्वचा का शुष्क हो जाना। जो त्वचा क्या हो जाती है, शुष्क हो जाती है, यानी कि उसमें क्या हो जाता है, ऑयलीपन खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं बेटा जीरोसिस। क्या बोलते हैं, जीरोसिस बोलते हैं उसको, है ना। तो जीरोसिस नामक जो रोग होते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा, सर में रूसी हो जाना, बालों में नहीं होता पापड़ा जिसको हम बोलते हैं, है ना, ठीक है, तो रूसी हो जाना, ये जीरोसिस का कारण होता है। त्वचा रूखी हो जाना, तो ये जीरोसिस। यदि हम विटामिन ए की कमी ठीक कर लेंगे तो ये इससे त्वचा ये रोग होने लगेंगे, खत्म होने लगेंगे। दूसरा क्या होता है, जो हमारा कॉर्निया होता है, कॉर्निया का धुंधलापन हो जाना, जिसको क्या बोलते हैं, जीरोथैल्मिया। ये जीरोथैल्मिया है ना, कॉर्निया का धुंधलापन हो जाना, जीरोथैल्मिया। तो ये तीन प्रकार के, यदि आपको तीन रोग याद नहीं रहते हैं, एक भी रहता है तो तब भी चल जाएगा। रतौंधी याद रहता है तो रतौंधी से भी चल जाता है ना, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। जैसे रात होती है वैसे अंधेरा छाने लग जाता है, ठीक है ना, नाइट ब्लाइंडनेस, ये नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास विटामिन ए है कि स्रोत क्या है और उससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो इनमें एक एक लिखने हैं आपको, मैंने तो दो तीन इसलिए कि कोई भी याद रहे आपको, है ना, तो तब भी चल जाएगा। वैसे ये वाला इंपॉर्टेंट है और एक दूसरा ये वाला इंपॉर्टेंट, तो ये दो चीजें याद रख लो बस, वही है ना। ये है बेटा हमारे पास विटामिन ए। ऐसे विटामिन अन्य प्रकार के होते हैं, विटामिन बी और सी। क्या विशेषता बेटा बी एंड सी की, मैंने बताया था, विटामिन बी और सी क्या विशेषता होती है इनकी। ए सी, नहीं ए होगा, फिर होगा बी, नहीं सी हो गया, डी ई के, ये दो प्रकार के विटामिन है। इनमें एक तो है जल में घुलने वाला और दूसरा है ऑयल में घुलने वाला, तेल में घुलने वाला, वसा में घुलने वाला, वसा बोलेंगे उसको सही से, वसा में घुलने वाला। तो जल में घुलने वाले विटामिन कौन है और वसा में घुलने वाले विटामिन कौन है। सर जल में घुलने वाला विटामिन सी, विटामिन सी, और वसा में विटामिन बी। वसा में विटामिन बी। ये तो सही बताया तुमने कि सी वाला है ना। तो सी वाला तो पानी पानी में नींबू पानी बनाते तो आसानी से घुल जाता बेचारा, है ना। विटामिन बी भी पानी में घुलता बेटा, बी और सी एक साथ है ना। और जो वसा में घुलने वाले विटामिन वही है ए डी ई के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये किस में घुलते हैं, वसा में। जल में केवल कौन घुलता है, बी और सी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, है ना, जल में घुलने वाले विटामिन का नाम लिखे, तो बी और सी। सी से तो याद रह जाएगा, बी सी, बी सी के साथ ही रहेगा। सी तो पता है, नींबू पानी, नींबू को पानी में घोलो घुल गया, है ना, तो सी तो याद रहेगा, लेकिन बी को भी याद रखना उसके साथ, है ना। तो बी सी जो है जल में घुलने वाले विटामिन है, और जो हमारे पास ए डी ई के हैं वो किस में घुलने वाले हैं, वसा में घुलते हैं।
ठीक है ना, ये क्वेश्चन में बीच बीच में इसलिए बता रहा हूँ ताकि कुछ याद भी रह जाए आप लोगों को, है ना। ओ, इसमें तो आंसर पहले आ गया, चलिए इस आंसर को पहले नहीं बताना था, ठीक है ना। अब हमने करना क्या बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है और इस क्वेश्चन को हमें समझना है ना। क्या समझना है बताता हूँ, चलो ये है बेटा क्वेश्चन। एक पदार्थ 5 ग्राम, एक पदार्थ कह रहा है, एक पदार्थ 5 ग्राम को 50 ग्राम जल में घोलने पर, देखो एक पदार्थ हमारे पास है और वो 5 ग्राम है और इसको 50 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में अवनमन, हिमांक में इतने की कमी आ जाती है। देखो हिमांक में इतने की कमी का मतलब अवनमन हो गया, है ना। हिमांक में इतने की कमी आ जाती है, जो हिमांक है वो इतना कम हो जाता है। हमने क्या किया, कोई पदार्थ मिलाया है, 50 ग्राम जल में मिलाया है, तो उस 50, मान लीजिए यहाँ पर हमने जल लिया, पानी ले रखा है ना, और पानी का ताप, ये देखो एग्जांपल ले रहा हूं मैं, अभी अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। पानी का ताप था मान लीजिए 20 डिग्री या 25 डिग्री था, ठीक है ना, 25 डिग्री सेल्सियस था इसका, 25 डिग्री, 25 डिग्री नहीं, हम केल्विन में लिखते हैं ना, केल्विन में लिखा हुआ। तो 273 प्लस 25, 298, मान लीजिए 298 केल्विन था इसका, है ना। 298 केल्विन है इसका टेम्परेचर, किसका, इस पानी का। लेकिन हमने क्या किया, एक पदार्थ लिया 5 ग्राम और इसमें डाल दिया, 5 ग्राम डाला हमने, ठीक है ना। 5 ग्राम पदार्थ डाला, लेकिन ये जल की मात्रा कितनी थी, 50 ग्राम थी। कितनी थी, 50 ग्राम जल में हमने क्या किया, 5 ग्राम वो डाल दिया, कौन, एक पदार्थ डाल दिया। अब इस पदार्थ को डालने से क्या हुआ, जो उसका हिमांक है बेटा, हिमांक जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें कमी आ गई, उसके फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हो गया, 1.2 कम हो गया, केल्विन कम हो गया। इसका मतलब यहाँ पर हम ऐसे लगाकर 0 लिख सकते हैं, उनका जो हिमांक हो गया वो कितना हो गया, यहाँ से देखेंगे तो ये 8 और 2 यानी कि 6, ये हो जाएगा 296.8, इतना हो गया, है ना, इतनी कमी हो जाती है। तो ये कह रहा है विलेय का मोलर द्रव्यमान, इस जो विलेय है ना, जो पदार्थ है, मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मोलर द्रव्यमान, इसका मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात कर सकते हैं बेटा, इसका मोलर द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है, किसका, इसका, इस जो पदार्थ है जिसका 5 ग्राम हमने लिया। तो हम ना उस पदार्थ के बारे में कुछ जानते हैं, क्या नाम होगा उसका, हमें पता है नहीं, उसका नाम पता है, उसका मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, किसी को मालूम है बेटा, निकल सकता है, निकल सकता है या नहीं निकल सकता, बताओ। इसका मोलर द्रव्यमान निकल जाएगा। हिमांक में अवनमन क्या होता है, इस फॉर्मूले को देखो, हिमांक में अवनमन क्या होता है, हिमांक में कमी का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ बेटा, किसी भी बच्चे को पता है हिमांक में अवनमन बराबर क्या होता है? ये तो याद रखना बेटा, बोर्ड पेपर आने वाले हैं, बोर्ड के पेपर। डेल्टा डेल्टा टी एफ अल्फा एम, डेल्टा टी एफ, गुड, डेल्टा टी एफ इज, बोलो बेटा, अल्फा एम प्रोपोर्शनल टू एम। प्रोपोर्शनल टू एम, ऐसा था क्या, बताओ बेटा, और बच्चे बताओ, बहुत बढ़िया बता रही है। देखो बेटा, जो हमारे पास क्या होगा कि जो हिमांक में अवनमन होता है वो उस जो पदार्थ है, जो हम पदार्थ हमारे पास है उसके मोललता के समानुपाती होता है ना, मोललता के समानुपाती तो होता है। तो मोललता बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, है ना, यही तो हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें क्या निकालना होगा बेटा, देखो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, यहां पर आएगा के एफ, के एफ कहां से आया,
इस प्रोपोर्शनल चिन्ह को हमने हटाया, चलो इसको यही लिख लेते हैं KF, है ना, KF। और यहाँ क्या आएगा, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार। ऐसे तो निकालता हूं। मोललता बराबर क्या आता है, मोललता का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, क्या होता है बेटा मोललता? मोललता बराबर आता है विलेय के मोलों की संख्या, है ना, ऐसे तो पढ़ा था हमने, विलेय के मोलों की संख्या और बटे में क्या करते थे, विलायक का भार केजी में, विलायक का भार, और यहां लिखते थे केजी में, ऐसे तो लिखते थे। तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या आएगा, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलायक का अणुभार। और बटे में क्या करते थे, देखो इस बटे में क्या करेंगे, विलायक की ग्राम में मात्रा, क्या लिखेंगे आप, विलायक की ग्राम में मात्रा, विलायक की ग्राम में मात्रा लिख लेते हैं कैपिटल डब्ल्यू, है ना, विलायक की ग्राम में मात्रा बटे 1000। जब हम क्या करेंगे 1000 से भाग देंगे, तो इस प्रकार से। अब देखो फॉर्मूला कैसे आया, देखो इसी फॉर्मूले से हमने दूसरा वाला फॉर्मूला निकाल दिया, देखो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF और इनटू क्या आएगा, देखो इस सबसे नीचे वाला यह सबसे ऊपर चला जाएगा, है ना, ये इसके साथ चला जाएगा, तो इसका मतलब आएगा स्मॉल w इंटू 1000 और अपॉन क्या आएगा, देखो m जो अणुभार था, और यहाँ पर क्या है इंटू w। तो ये हमने ये फॉर्मूला निकाला, ये किससे निकला, हिमांक में अवनमन से, हिमांक के अवनमन से हमने निकाला। अब हमें दिया क्या क्या है, इसमें दिया क्या क्या रखा है, इस क्वेश्चन में दिया क्या है, ठीक है ना। तो पहले इस फॉर्मूले को देखो बेटा, इस फॉर्मूले से हमने इस फॉर्मूले को निकाल दिया, ठीक है ना, क्योंकि हमें सारी चीजें मालूम है, मोललता बराबर हमें मालूम है विलेय की मोलों की संख्या बटे विलायक का भार केजी में, है ना, ये सब फॉर्मूला मालूम, मोललता का फॉर्मूला भी मालूम है, उससे हमने हिमांक में अवनमन देख लिया कि वो क्या होता है, मोल उसकी मोललता के समानुपाती होता है। जो हिमांक में अवनमन होता है हमेशा वो किसी उस पदार्थ की मोललता के समानुपाती होता है, ये याद रखना होता है, ठीक है। अब उससे हमें ये फॉर्मूला मिल गया। अब हमें दिया क्या प्रश्न में, पहला दे रखा है एक पदार्थ 5 ग्राम है, तो एक पदार्थ जो दे रखा है वो क्या है, विलेय है। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा, ये ग्राम में मात्रा। देखो बेटा इसको समझना जरूरी है, मात्रा है कैसे, किसको दिखाता है बेटा, विलेय की ग्राम में मात्रा स्मॉल w से हम दिखा रहे हैं, तो यहाँ स्मॉल w लिख लो, बराबर कितना दे रखा है 5 ग्राम, ताकि याद रहे आपको, है ना। दूसरा दे रखा है विलायक, ये घोलने वाला है, देखो 50 ग्राम में जल में घोला गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विलायक, ये हमें पता होना चाहिए, देखो विलायक की ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है बेटा, बोलो आप लोग बोलो, तभी तो पता लगे, नींद नहीं आएगी। कैपिटल W है ना, देखो हमने कैपिटल W माना इसको, है ना, तो ये दे रखा हमारे पास 50 ग्राम। और क्या दे रखा, देखो में घुला, जल में घोलने पर हिमांक में इतनी कमी हो जाती, तो हिमांक में कमी कौन है, डेल्टा TF, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, अवनमन माने कमी, अवनमन कमी हुई, है ना, तो ताकि आपको फॉर्मूला भी याद रहेगा, है ना। इसको कमी को हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा TF, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी बेटा, इसकी दे रखी कितनी 1.2 केल्विन, है ना। और क्या दे रखा है, देखो यहाँ देखा जल का ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक कौन, स्थिरांक तो ये है ना, तो हम लिख सकते हैं अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक। तो अवनमन स्थिरांक कैसे लिख सकते हैं, देखो अवनमन स्थिरांक कितना है, KF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा कितना दे रखा बेटा 1.85 दे रखा है, केजी पर मोल, है ना, मोल इनवर्स। अब क्या छूटा हुआ है, देखो 1000 तो हमें मालूम है, ये भी मालूम हो गया, ये भी मालूम हो गया, ये भी मालूम हो गया, ये भी मालूम हो गया। अब हमें पूछा हुआ देखो m, तो हम इसको लिख सकते हैं यानी कि विलेय का
मोलर द्रव्यमान। ये विलेय का क्या है? मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान कह सकते हैं इसको, या हम क्या कह सकते हैं बेटा इसका? अणुभार। मोलर द्रव्यमान को हम अणुभार कहते हैं ना। विलेय का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, और इसको हम m लिख सकते हैं, और इस पे हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब जब ये पूछा गया तो हम इसको यहाँ ले जाते हैं, तब फॉर्मूला बनेगा ना सही। देखो कैसे हो जाएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे फिर m इज इक्वल टू, m बराबर क्या होगा? m बराबर, इसको नीचे ले लेंगे, m बराबर क्या आएगा? kf इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन में क्या आएगा? डेल्टा tf, है ना, और इंटू क्या आएगा? ये कैपिटल W आ जाएगा। बस ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। उसी फॉर्मूले से हमने दूसरा फॉर्मूला निकाल दिया। अब इनके मान को रख लो बेटे, बहुत आसान है। इनके मान रख लेंगे तो हम फॉर्मूले में आसानी से, देखो kf की वैल्यू कितनी है? 1.85, 1.85। स्मॉल w की वैल्यू कितनी है? देखो स्मॉल w की 5 ग्राम है, देखो 5 ग्राम गुणा गया 1000, ठीक है, बटे में क्या कर देंगे? tf के जो डेल्टा tf है, tf की वैल्यू कितनी है? 1.2 केल्विन है ना। और यहाँ पर क्या होगा? w की वैल्यू कितनी है? देखो 50 ग्राम है। बहुत आसान चीजें हैं। देखो अब हमारे पास m आ सकता है, तो आप लोग चाहो तो इसको काट वाट सकते हो इसको, है ना। देखो कैसे, इस जीरो से जीरो कैंसिल, देखो 20 पंजे 120 हो जाएगा, है ना। अब ये 1.2 बचा हुआ, ये 1 पॉइंट, देखो ये पॉइंट हटाओ, ये दशमलव यदि 2 यहाँ आगे ले आओगे तो एक दशमलव तो ये हट जाएगा, एक जीरो और बढ़ानी पड़ेगी, है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 185, हमने 2 से दशमलव हटाया ना, एक से नीचे हटाएगा, एक ज्यादा हटा दिया ना मैं ऊपर, 50, 5 गुणा गया 20, है ना, और बटे में क्या कर देंगे? इसको क्या कर देंगे? ये आ जाएगा 120, क्योंकि हमने 2 दशमलव हटाया ना यहाँ से, तो 2 संख्या आगे लाना पड़ेगा, एक तो दशमलव हटा और एक दशमलव की जगह हमने जीरो लगा दिया। अब देखो इसमें क्या हो सकता है? ये भी कैंसिल हो सकता है, देखो ये भी कट गया, अब बचा 12, है ना। तो ये देखो 6 दूने 12, 6 बचा, है ना। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना हो रहा है? देखो 5 पंजे 25, हासिल कितने हो जाएंगे? 2, और 5 8 पंजे 40, और 2 42, और 4 हो जाएगा, और फिर 5 कम 5 और 4 9, 925 हो रहा है, और बटे में 6 कर दो। ये देखो ना, ये हमने काट दिया इसको, है ना। ये कितने से कट गया? कैंसिल हो गया, है ना। 6 दूने 12, या 12 था यहाँ पर, हमने 6 को काट दिया, तो ये 925। अब 906 में 6 का भाग देना हमने किसमें? 925 में, 925 में देंगे। तो बहुत आसान है बेटा, देखो 925 में देंगे किस प्रकार से आएगा? एक बार जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा, बचा कितना? बचा यहाँ पर 3, फिर 2, देखो कितना जाएगा? 6 पंजे 30, ठीक है 30, 30 बार गया, ठीक है ना। अब कितना बचा? 2, और कितना बचा? 5, है ना। तो देखो 6 चौको 24, देखो 24, 6 चौको 24, एक बचता, दशमलव जाता है जीरो, बस उसके बाद इतना, कोई वैल्यू नहीं, 6 कम 6 हो जाएगा, और 4 बचा, तो देखो 6 जगह 36, बस ये आ जाएगा 154.16। ये हमारे पास क्या आएगा? मोलर द्रव्यमान आएगा, किसका? इस पदार्थ का। इस टाइप से बेटा हम सॉल्व कर सकते हैं उसको। बहुत सरल है, कुछ भी नहीं करना, हमें छोटी छोटी चीजों को याद रखना है। हमें यदि ये पता है कि हिमांक में अवनमन क्या है, तो हमें ये फॉर्मूला याद आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा, इस फॉर्मूले से हम इस फॉर्मूले को डेवलप कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले को डेवलप कर सकते हैं, और वहां पे वैल्यू रख लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। तो देखो ये सॉल्यूशन भी शायद मैंने कर रखा है इसमें, इस टाइप से कर रखा है, मैंने तो कॉपी में किया, फिर उसके बाद यहाँ पेस्ट कर रखा है, ठीक है ना। देखो आप लोग इस टाइप से भी कर सकते हैं, तो ये दोनों टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है राउल्ट का नियम, और इसने दो चीजें पूछी हुई हमसे। क्या क्या पूछा हुआ? क्या क्या चीजें पूछी हुई बेटा? एक तो राउल्ट का नियम क्या है, और इसकी दो सीमाएं कौन कौन सी, इसकी दो लिमिटेशन, राउल्ट्स का नियम पूछा हुआ है, और उसकी दो लिमिट पूछी हुई है, दो सीमाएं पूछी हुई, कौन कौन सी सीमाएं हो सकती? तो राउल्ट का नियम, दो प्रकार के नियम थे राउल्ट ने दिए, तो ये बेटा दो दो चीजों के लिए दिया था, कौन कौन सी चीजों के लिए दिया था? बोलो बच्चों, आप लोग बोलते नहीं हो बिल्कुल नहीं। अनादर्श और आदर्श में। आदर्श और अनादर्श के लिए दिया था,
और बच्चे बताओ बेटा। वाष्पशील अवाष्पशील। बिल्कुल, वाष्पशील और अवाष्पशील के लिए दिया था बेटा, है ना? देखो वाष्पशील के लिए उसने क्या कहा था? वाष्पशील के लिए कहा कि द्रवों के 1 विलयन में निश्चित ताप पर प्रत्येक घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होगा, उस घटक के शुष्क वाष्प दाब, देखो ये वाष्प है ना, वाष्प दाब तथा विलयन में उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। एक तो था वाष्पशील पदार्थों के लिए। अवाष्पशील पदार्थों के लिए उसने ये दिया था, ठीक है ना, कि शुद्ध अवस्था में इन दोनों नियमों को आपको याद करना है, ठीक है ना। और साथ साथ में देखो बेटा 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, मैं इसलिए क्वेश्चन का नंबर भी यहाँ लिखे हुए हैं कि देखो उसने क्या किया, पहले 1 नंबर के तो राउल्ट का नियम पूछा हुआ है और 1 नंबर के लिए पूछा हुआ 2 सीमाएं बताने आपको, लिमिटेशन क्या है उसकी, ठीक है ना। चलो इसको मैं कल बताता हूँ बेटा आप लोगों को, है ना।